तो बेटा आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन की। SN1 SN2 अपन लोगों ने पढ़ रखा है, तो हेडिंग डालते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अब दोस्त एक बात तो तय है, अगर बात एलिमिनेशन की कर रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ गायब होगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहां पर कुछ गायब होगा। इतनी बात तो तय। अब अगर मैं बात करता हूं कि एलिमिनेशन रिएक्शन के टाइप्स क्या हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है, तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो सबसे पहले एलिमिनेशन जो अपने कोर्स में है और हमें पढ़ना है वो 3 प्रकार का है। पहला है 1-1 एलिमिनेशन, ठीक। 1-1 एलिमिनेशन को ही अल्फा एलिमिनेशन भी कहा जाता है ना। तो 1-1 एलिमिनेशन, 1-1 का मतलब एक ही जगह से निकलेगा, ठीक। दूसरा पढ़ना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1-2 एलिमिनेशन। तो 1-2 एलिमिनेशन जो पढ़ते हैं इसी को अपन लोग बोल सकते हैं बीटा एलिमिनेशन, है ना बेटा। बीटा एलिमिनेशन की अगर बात करें तो यहां पर ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 1-2 एलिमिनेशन में अपन लोगों को कई सारी चीजों को पढ़ना है। देखिएगा क्या क्या आपको यहां पर पढ़ना है, मैं उसकी बात कर लेगा। यहां पर अगर बात करेंगे तो पहला है इवन एलिमिनेशन, रिएक्शन का नाम है इवन एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा है E2 एलिमिनेशन, यानी E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तीसरा पार्ट है पहला E1 पढ़ेंगे, फिर E2 पढ़ेंगे और इसके साथ अगला पढ़ेंगे E1CB, E1CB एलिमिनेशन। और चौथा रिएक्शन इसी में पढ़ेंगे EI एलिमिनेशन। एक एक चीज का मैं मतलब बता दूंगा, देखिएगा। E1 एलिमिनेशन को बोलते हैं, E1 का मतलब जैसे SN1 था वहां सब्स्टिट्यूशन था, फर्स्ट ऑर्डर या यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर कॉन्जुगेट बेस, सीबी का मतलब कॉन्जुगेट बेस लेना है, जो बेस लेंगे वो एल्किल हैलाइड का है, जो भी चीज आप लेंगे उसी का कॉन्जुगेट लेंगे, तो कॉन्जुगेट बेस फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन। और EI एलिमिनेशन का मतलब होता है इंट्रामॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी को बोला जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर या कई बार साइकिल फॉर्मेशन एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। तो ये 2 पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट है, काफी बड़ी चीज है ये और इंपॉर्टेंट है, जैसा हम लोगों ने पढ़ रखा है, बाकी चीजों को भी इसे भी पूरा करेंगे। तीसरा आपको दिख रहा होगा पहले और तीसरी पोजीशन से निकलेगा, यानी 1-3 एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको यार अपन लोग पढ़ेंगे गामा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से। क्या नाम बोलेंगे? गामा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो हमें क्या क्या पढ़ना है? 1-1 एलिमिनेशन, 1-2 एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन, जिसमें कि 4 रिएक्शंस पढ़नी, E1, E2, E1CB और EI, और 1-3 एलिमिनेशन में गामा एलिमिनेशन। ये पढ़ लेंगे
SN1 SN2 पढ़ चुके हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि आप लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी कुछ पढ़ चुके हो। स्टार्ट करते हैं पहले पोर्शन से, यानी 1,1 एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, इसकी बात करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं 1,1 या अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। पढ़ चुके हैं आप, इसे देख चुके हैं, अभी आपको याद रहेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा कि 1,1 एलिमिनेशन क्या होता है, तो यहां पर बोला जाता है कि जब किसी एक ही कार्बन से, किससे, एक ही कार्बन से उसकी 2 वैलेंसी को एलिमिनेट किया जाए, एक ही कार्बन से 2 वैलेंसी को एलिमिनेट किया जाए, तो उसे बोलते हैं 1,1 एलिमिनेशन या 1,1 एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे अगर मैं बात करूं और आपके सामने एक एग्जांपल लूं, कहा गया कि अगर आपने क्लोरोफॉर्म लिया CHCl3 और इसकी रिएक्शन KOH की प्रेजेंस में आपने इसका रिएक्शन कराया, तो KOH की प्रेजेंस में अगर आपने कराया तो एलिमिनेशन हो रहा है, KOH की प्रेजेंस में आपने हीट कर दिया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पर HCl निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? HCl, क्योंकि एलिमिनेशन का मतलब कुछ गायब होगा। तो HCl जब निकला तो यहां बनेगा CCl2, और ये कार्बीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डाइक्लोरो कार्बीन। क्या है? डाइक्लोरो कार्बीन। तो पहला पोर्शन है 1,1 एलिमिनेशन का, यानी अपन लोग बहुत आराम से बोल सकते हैं कि इन द एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच बोथ द एलिमिनेटिंग ग्रुप, इन विच बोथ द, आप नोट कर सकते हैं, बोथ द एलिमिनेटिंग ग्रुप और एटम एलिमिनेट्स फ्रॉम सेम कार्बन, बोथ एटम और ग्रुप एलिमिनेट्स फ्रॉम सेम कार्बन इज कॉल्ड 1,1 और अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म की अगर बात करेंगे, बहुत आसान है, और मैं आपको याद दिला दूं कि जब हम लोगों ने इस रिएक्शन की अगर बात करें तो रीमर टाइमन रिएक्शन अगर पढ़ा था तो वहां पर आपने ये काम किया था, अल्कोहलिक KOH लेके। सेम चीज क्या होगा देखिएगा, हमारे पास क्लोरोफॉर्म है CHCl और KOH हमारे पास मौजूद है, तो KOH यानी कि बेस है, और अगर बेस मौजूद है तो OH माइनस जो होगा वो इस H को H प्लस की तरीके बाहर निकाल लेगा, तय बात है। तो अगर ये H प्लस की तरीके बाहर निकालेगा तो एक H तो एलिमिनेट हो गया, यहां मैं 1 लिख दे रहा हूं जिससे पता चले कि दोनों चीजें कहां से निकली हैं। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, CCl3 माइनस बनेगा। अब यार ये तो पता है यहां पे कार्बन आयन बन रहा है, तो कार्बन आयन की अगर बात करेंगे तो इसने H प्लस इसलिए दिया है क्योंकि H प्लस निकालने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आता है वो Cl के वैकेंट d ऑर्बिटल में रेजोनेंस करता है, और हम सबको पता है कि यहां पर एक रेजोनेंस होता है जिसको हम लोगों ने पढ़ा था p पाई d पाई रेजोनेंस, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आ रहे हैं, आपको याद होगा। अब यार होता क्या है, अगर किसी एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज आता है तो वहां पर बहुत तगड़ा प्लस आई इफेक्ट क्रिएट होता है। प्लस आई बोला था, जिस पर रियल नेगेटिव चार्ज होगा उसका प्लस आई सबसे अच्छा होगा। तो जब यहां पर इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत अच्छा प्लस आई इंपैक्ट आएगा, और बगल में Cl यानी कि एक बेटर लीविंग ग्रुप मौजूद है, Cl माइनस क्या है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप, क्या है बेटा, एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो अगर ये अच्छा लीविंग ग्रुप है तो यहां से तुरंत Cl माइनस की तरीके निकलेगा। तो क्या अभी पहले नंबर से ही Cl भी निकला है, तो यहां से जो Cl निकला उसे K प्लस ने पकड़ के KCl के रूप में निकाल लिया, और लास्ट में हमें मिलेगा CCl2, जिसे बोलते हैं डाइक्लोरो
डाइक्लोरो कार्बीन। तो आपको याद रखना है कि बेटा 1,1 एलिमिनेशन में अगर मैं बात करूंगा तो मैं सीधी सी बात ये बोल सकता हूं क्या कि हमारा जो क्लोरोफॉर्म यहां पर मौजूद था, ये जैसे ही बेस की प्रेजेंस में हीट किए पहली पोजीशन से, क्योंकि यही नंबर 1 कार्बन है या अल्फा कार्बन है, H और Cl निकल गया और कार्बीन का फॉर्मेशन हुआ, यानी एलिमिनेशन हुआ है। तो इस एलिमिनेशन को बोलेंगे 1,1 एलिमिनेशन। इतनी बात याद रखनी, इतना नोट करेंगे और नोट करके हम लोग अगले रिएक्शन पे चलते हैं 1,2 एलिमिनेशन यानी कि बीटा एलिमिनेशन के बारे में बात करें। तो लास्ट टाइम पे बेटा हम लोगों ने बात कर ली थी 1,1 एलिमिनेशन। अब हम लोग बात कर रहे हैं 1,2 एलिमिनेशन। है ना कि 1,2 एलिमिनेशन को किस तरीके से अपन लोग देखें। तो अगर मैं बेसिक बात करूंगा तो 1,2 एलिमिनेशन का बेसिक सा मतलब क्या है, पहले आप इसको समझिए। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहां पर ले लूं CH2H CH2Br और यहां पे मैं कोई बेस ले लेता हूं, मान लेता हूं मैं ले रहा हूं एल्कोहलिक KOH। तो अगर मैं KOH लूंगा तो HBr बोलते ही निकलता है और प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा आपको CH2 डबल बॉन्ड CH। एक बात ये बताइए बेटा, क्या इसका मतलब ये है कि यहां से ये H और ये Br निकल गए? अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो जहां Br लगा है वो 1 है और जहां पे H लगा है वो 2। तो इसे बोलते हैं 1,2 एलिमिनेशन, यानी कि जहां पर हेलोजन लगा है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन का निकलना। अब अगर मैं बात करूंगा तो इसी को बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। बीटा एलिमिनेशन कैसे बोला जाता है? जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है उसे हम अल्फा मान लें तो बगल वाले कार्बन को क्या मानेंगे? बीटा। अगर इसके बगल में भी कार्बन होता तो वो भी बीटा होता। तो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का निकलना और अल्फा पोजीशन से हेलोजन का निकलना जब एक साथ निकलता है तो उसे क्या बोलते हैं? 1,2 एलिमिनेशन। अब इस 1,2 एलिमिनेशन में कई सारे एलिमिनेशन है। हम लोगों ने बात करी थी 4 पॉइंट, E1, E2, E1CB और EI, है ना। तो पहली हेडिंग डाल रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं E1 एलिमिनेशन। समझिएगा दोस्तों, E1 एलिमिनेशन का मतलब क्या है? तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक बेसिक पार्ट लेके चल रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं कि मैं आपके सामने लिख रहा हूं CH3 C CH3 CH3 और Br, और इसकी रिएक्शन मैं वाटर से कर रहा हूं। किससे करा रहा हूं? वाटर से। और मैं एक प्रोडक्ट लिख रहा हूं CH3C CH3 CH3 OH। याद करिए मैंने आपको पढ़ाया है, यहां पर अगर बात की जाए तो क्या Br हटा है और Br की जगह पर OH आ गया, यानी कि सब्स्टिट्यूशन हुआ। और क्योंकि टर्शियरी एल्किल हैलाइड है तो हम लोगों ने पढ़ा था ये क्या कहलाती थी? SN1। क्लियर है? और अगर SN1 रिएक्शन है तो वाटर ने इसके ऊपर अटैक किया होगा, और अटैक किया होगा तो मैं बोल सकता हूं कि जो वाटर है वो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, यानी वाटर ने किसकी तरीके काम किया है? न्यूक्लियोफाइल। ठीक बात। सेम रिएक्शन लेते हैं वाटर, और इस बार केवल एक डिफरेंस है हीट का, यानी मैंने बगल में क्या लिखा है? हीट। तो बोला गया अगर मैं हीट कर रहा हूं तो बन रहा है CH3 C CH3 डबल बॉन्ड
CH2, यानी कि इस बार क्या चीज निकल रही है, HBr। बात को समझिए। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो क्या ये रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रही है एलिमिनेशन, और कौन सा वाला एलिमिनेशन ये कहलाएगा, E1। तो एक बात मुझे बताइए, अगर शुरुआत करने से पहले कि E1 क्या होता है, बेसिक से अगर बात करेंगे तो जहां से Br हटा था, जिस कार्बन का अटैच था, उसके बगल वाले कार्बन से, ये बगल में है, ये बगल में, ये बगल में, किसी से भी अगर आप H हटाते हैं तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो। E1 और SN1 के बीच में डिफरेंस है। अब ये बताइए यहां पर वाटर ने क्या किया होगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए दोस्त, क्या उसने इस H को H+ की तरीके निकाला, तो अभी आपको क्लियर भी हो जाएगा यहां वाटर किसकी तरीके एक्ट कर रहा है, एक्ट एज अ बेस। तो मैं ये कह सकता हूं, इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि सर मैं कब एलिमिनेशन कराऊंगा, कब मैं सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा। तो आपको याद रखना है एक बेसिक सा डिफरेंस, क्या, अगर आपको हीट दिया है, क्या दिया है, हीट, तो अगर हीट दिया है तो वही सारी कंडीशन लगेंगी, लेकिन आप क्या कराएंगे, एलिमिनेशन। और अगर हीट नहीं दिया है तो आप क्या कराएंगे, सब्स्टिट्यूशन। तो बेसिक चीज इंपॉर्टेंट थी, दोनों में ही वाटर लिया है, और वाटर के पास लोन पेयर होता है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरीके अटैक कर सकता है, और बेस की तरीके प्रोटॉन को यानी H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि निकाल सकता है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि E1 और SN1 दोनों देखने में एक जैसी रिएक्शंस हैं, एक ही जैसा काम कर रही हैं, बस केवल उसमें अंतर किसका है, हीट का। तो यहां कहा जा सकता है कि E1 एंड SN1 लगभग एक जैसी रिएक्शन है, केवल टेम्परेचर का डिफरेंस। मतलब E1 हुआ तो एलिमिनेशन है, SN1 प्रोडक्ट सेम नहीं है, SN1 में सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन आपको याद रखना है कि आप कब E1 कराएंगे और कब SN1 कराएंगे। अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो SN1 कराएंगे, टेम्परेचर दिया है तो एलिमिनेशन। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि E1 रिएक्शन जो है उसकी सारी कंडीशन, जो भी कंडीशन, वो सारी कंडीशन SN1 वाली लगेंगी। क्या सारी कंडीशन SN1 वाली लगेगी। ये इस रिएक्शन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त। अभी मैं इसके बारे में अच्छे से इलेबरेट करूंगा, आपके पास आऊंगा, आपको एग्जैक्टली बताऊंगा। अब हम बात करते हैं ये एलिमिनेशन कैसे हुआ। अगर मैं यहां पर बात करता हूं दोस्त मैकेनिज्म, बात समझिए, तो SN1 की तरीके, यानी SN1 में कार्बोकैटायन बनता था तो इसमें भी कार्बोकैटायन बनता होगा। SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते थे, E1 में भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। SN1 टू स्टेप मैकेनिज्म था, E1 भी टू स्टेप मैकेनिज्म होगा। SN1 में ऑर्डर 1 था, E1 में भी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 होगा। SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता था, E1 रिएक्शन बेस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, वहां वो बेस की तरीके एक्ट करेगा। SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, E1 में भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। SN1 में कार्बोकैटायन बनता था तो वो रीअरेंज हो सकता था, E1 रिएक्शन में भी कार्बोकैटायन बनता है और वो रीअरेंज हो सकता है। तो सारी चीजें लगभग एक जैसी हैं। जिन्होंने SN1 नहीं पढ़ा है, आपसे रिक्वेस्ट है आप SN1 का जरूर लेक्चर देखिए बेटा, तभी उसे मैंने पहले पढ़ा है, ठीक है। मैकेनिज्म की बात कर, अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करता हूं, इससे ये कैसे बना होगा, तो जरा देखिएगा। क्या आप ये बोलेंगे कि सर सबसे पहले अगर मैं लिखता हूं CH3 का होल थ्राइस C Br, तो क्या सबसे पहले यानी स्टेप
SN1 में अगर मैं बात करूं तो जैसे SN1 में आयनाइज होता था वैसे ही यहां पर भी कार्बोकैटायन बनेगा और Br-, यानी सबसे पहले आयनाइज होगा। अगर ये आयनाइज होगा तो याद करिए क्या ये पहला स्टेप वहां पर भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, बोलिए, क्योंकि आयन में टूटना ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और यहां पर अगर बात की जाए तो ये हमारा क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। और हमारा इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकैटायन। सारी चीजें वही क्या है बेटा, कार्बोकैटायन। तो अगर कार्बोकैटायन हमारा इंटरमीडिएट है तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं रीअरेंजमेंट। वही सारी चीजें बेटा, कुछ भी नया नहीं है। रीअरेंजमेंट क्या होगा, पॉसिबल। रीअरेंजमेंट क्या होगा, पॉसिबल होगा। आप जितनी बार चाहें उतनी बार रीअरेंजमेंट करा सकते हैं स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने। हम लोग बोलते हैं ये हमारा पहला स्टेप था, यानी इसे ट्रांजिशन स्टेट 1 के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बोलेंगे TS1, यानी ट्रांजिशन स्टेट 1 होगा जिसमें आयनाइजेशन होगा। ठीक बात, आगे बात करते हैं। अब स्टेप 2 की बात करते हैं। देखिएगा और आपके सारे सवालों का जवाब आपको यहां मिलेगा। हीट, वाटर मौजूद, जैसा कि कहा गया वाटर यहां से इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि निकाल। H प्लस को अगर वो निकालेगा तो यहां निगेटिव चार्ज आएगा और प्लस और माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हमारा दूसरा स्टेप होगा जिसमें हमारा जो प्रोडक्ट है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं इधर, तो डबल बॉन्ड CH, यानी किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ये हमारा इस रिएक्शन का स्टेप 2, और जो कि जाहिर सी बात है क्या होगा, फास्ट होगा। और इससे जो बनेगा वो ट्रांजिशन स्टेट 2 बनेगा, TS2, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, एक बात मुझे बताइए, आप ये कहेंगे वाटर ने यहां पर सर बेस की तरीके क्यों काम किया? आपने तो बोला था कि जो वाटर होता है वो न्यूक्लियोफाइल भी होता है। एक बात मुझे बताओ, अगर तुमने हीट दिया है तो वाटर अगर न्यूक्लियोफाइल की तरीके अटैक करेगा भी, क्योंकि टेम्परेचर है तो बॉन्ड टूट जाएगा, यानी बॉन्ड बनेगा और टूट जाएगा। तो इसका मतलब क्योंकि हीट है तो इसलिए यहाँ पर इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, और वाटर यहाँ पर किसकी तरीके काम करेगा, बेस की तरीके काम करेगा। और ये स्टेप 2 होता है जिसमें कि प्रोटॉन को निकाला जाता है। इन 2 स्टेप में इवन एलिमिनेशन कंप्लीट होता है। कुल मिलाकर अगर कोई मुझसे ये पूछेगा तो इस पूरे के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं इवन रिएक्शन की बात करूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ, अभी के लिए अगर बात करें तो क्या एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करेगा कि पावर 1 होगा, और जो भी आपने बेस लिया है, वाटर लिया है, उसकी पावर 0 होगी। इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर पावर 0 होगी तो क्या मैं बोल सकता हूं इवन रिएक्शन का ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। और मॉलिक्यूलरिटी की अगर बात करें तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के रिस्पेक्ट में बने। केमिकल काइनेटिक्स जिन्होंने पढ़ा होगा उसमें हम लोग बोलते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है तो डिफाइंड नहीं है, तो हम उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के रिस्पेक्ट में ही बात करते हैं, यानी जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है। और यहां पर अगर बात करें तो जो इवन एलिमिनेशन होता है, इस इवन एलिमिनेशन में डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब ये कैसा प्रोसेस होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों होगी बेटा, क्योंकि यहां पर आपको ज्यादा बॉन्ड ब्रेक करने पड़ रहे हैं।
यानी कि पहले CBr बॉन्ड तोड़ा, फिर CH बॉन्ड तोड़ा, यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और एनर्जी की अगर रिक्वायरमेंट है तो इसका मतलब है कि इवन रिएक्शन कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी। ठीक बात है। अब यार कंडीशन सारी वही है SN1 वाली। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो आप ये बोलेंगे कि हमें करना क्या है, तो मैं बोल सकता हूं कि इवन रिएक्शन का जो रेट होगा, अभी मैं सारे एक एक पॉइंट आपको लिखकर चला जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या मैं एक टर्म ये यहां पर बोल सकता हूं कि द रेट ऑफ, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इवन का, ये तो आपको हर जगह लिखा मिलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन R+, यानी आपका कार्बोकैटायन जितना स्टेबल बनेगा, रिएक्शन का रेट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अगर कोई मुझसे ये कहेगा कि आपको इवन एलिमिनेशन कराना है, तो इसके लिए एक एनर्जी डायग्राम आप बनाइए। क्या बनाइए? एनर्जी डायग्राम। पेपर में आता है। अगर मैं एनर्जी डायग्राम बनाऊंगा तो जरा देखिएगा दोस्त, यहां पर y एक्सिस पे मैंने एनर्जी को रखा है, x एक्सिस पर मैंने रिएक्शन प्रोग्रेस को रखा है, रिएक्शन किस प्रकार से आगे बढ़े, समझिए। अब आप मुझे एक बेसिक बात बताइए, आपने रिएक्टेंट लिया था ये टर्शियरी एल्किल ब्रोमाइड, बोलिए, तो उसकी एनर्जी अगर मैं मानता हूं कि वो ये, बात समझ है, यानी यहां पर मैं कंसीडर कर रहा हूं CH3 का होल थ्राइस CBr, यानी आपका एल्किन है। तो ये बताइए, जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन, क्योंकि प्रोसेस एंडोथर्मिक है, तो क्या एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी जो होती है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा होगी? बोलो बेटा। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा वो यहां कहीं मिलेगा, और यहां हमको मिलेगा एल्कीन। यानी मैं 2 पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया। अब यार क्या हो रहा है, स्टेप 1 में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्या फॉर्म हो रहा है, इंटरमीडिएट, यानी ट्रांजिशन स्टेट 1। तो जो स्लो स्टेप होता है, ये रिएक्शन का कैसा स्टेप होगा, याद रखना है, ये इस रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप होगा, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही क्या होता है, स्लोवेस्ट स्टेप होता है, मैं बता देता हूं। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, तो यहां पर फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट में पीक सबसे ऊपर जाए, पीक सबसे ऊपर जाए, और यहां पे कहीं हमें अगर मैं बात करूं तो इस पोजीशन, ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट 1 की कंडीशन है, TS1, एनर्जी अचानक से बढ़ी हो। उसके बाद यहां पर अगर बात करें तो क्या फॉर्म हुआ है, कार्बोकैटायन, यानी CH3 CH3 प्लस ये बात। और इसके बाद क्या हुआ है, स्टेप 2 में एलिमिनेशन हो गया है, यानी H+ वहां से निकला है, प्रोटॉन बाहर निकला है। तो प्रोटॉन अगर बाहर निकला है तो वो जो है उतना ऊंचाई तक नहीं जाएगा, यानी ट्रांजिशन स्टेट 2 होगा। याद रखना है, हाईएस्ट पीक हमेशा स्टेबल जो आपका कार्बोकैटायन बनता है उसी के बिहाफ पर। तो ये हमारा एनर्जी प्रोफाइल है, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, ये बता रहा है 2 पीक कि 2 बार एनर्जी को बढ़ना और घटना पड़ा है, यानी रिएक्शन 2 स्टेप में आपकी कंप्लीट हुई। क्लियर है? अब यार अगर आपसे एक एक चीज आपको याद रखनी है, पेपर में यहाँ पूछा जाता है, और आपको ये बात याद भी रखनी है कि अगर किस तरीके से कभी आएगा तो आप इसे कैसे कर पाएंगे, है ना। तो इतना आपको याद रखना है। हाँ, ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा आप नीचे बना लीजिए, जिससे ये पता रहेगा कि हाँ यहाँ पे एनर्जी नीचे रही, और ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर बना लीजिए। बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं। अब यार यहाँ पर अगर मैं तुमसे कहूँ, देखना, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस
एल्किल हैलाइड का कंसंट्रेशन अभी के लिए अगर बेसिक बात करें तो क्या हम लोगों ने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हमारा जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, यानी कि कंसंट्रेशन एल्किल हैलाइड का बढ़ाते जाइए तो रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा। और ये हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? E1 के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। अगली बात, अगर मैं कहता हूं रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस, अब क्योंकि वो बेस की तरीके काम करता है तो कंसंट्रेशन, डब्बे का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ बेस। क्या बेस की पावर 0 है, यानी कि बेस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। इसका मतलब होता है कि जो ग्राफ में, हाँ आपको कुछ तो बेस का कंसंट्रेशन लेना ही पड़ेगा, लेकिन क्या ये रिएक्शन बेस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, कांस्टेंट है मामला। तो अगर दोस्त कांस्टेंट है मामला तो एक बात बताइए, E1 रिएक्शन में जब E1 रिएक्शन बेस पर डिपेंड ही नहीं कर रही है तो चाहे आप वीकर बेस लो चाहे आप स्ट्रॉन्गर बेस लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यार एक बात बताओ, अगर कोई तुमसे कहे कि इतना तामझाम तुमने पढ़ा दिया है, हम क्या अपने दिमाग में याद रखेंगे? तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप सबसे पहले ये याद रखिए, SN1 रिएक्शन की सारी कंडीशन E1 में लग रही है, ठीक बात। किसी ने पूछा E1 में क्या होता है, आप कहोगे E1 में अभी के लिए अगर हम बात करें तो जहां पर हेलोजन लगा है उसके बगल वाले कार्बन से H हटाया जाएगा, यानी कि उसके 1,2 पोजीशन पे आप X को और H को हटाएंगे और वहां से एल्कीन बनाएंगे, जो भी पॉसिबल एल्कीन्स होंगी वो बना दी जाएगी। बोले ठीक बात। दूसरा, E1 रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्बोकैटायन का बनना। कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा हमारा E1 रिएक्शन उतना ज्यादा फास्ट होगा। लेकिन अगर हमें लगता है कि कार्बोकैटायन और स्टेबल बन सकता है तो हम रीअरेंजमेंट कराएंगे। एक बात याद रखना, अगर आपको यहां कल को रीअरेंजमेंट कराना पड़े तो एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कहा जाता है रीअरेंजमेंट स्टेप बहुत फास्ट होता है तो वो एनर्जी पे कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो आपको यहाँ पर कुछ भी ग्राफ में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात आपको याद रखनी है। अब यार एक बात ये बताइएगा, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आप क्या करें, तो आप कहेंगे कि अगर हमारे पास एल्किल हैलाइड है और हमारे पास बेस है और उसे हीट किया गया, उसकी प्रेजेंस में, हीट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हीट किया गया तो इसका मतलब है मैं वहां पर E1 एलिमिनेशन कराऊंगा और स्टेबल कार्बोकैटायन अगर बन रहा होगा तो मैं स्टेबल कार्बोकैटायन बनाऊंगा, और जब तक अगर रीअरेंज होके बन सकता है तो H माइनस CH3 माइनस PH माइनस, शिफ्टिंग पढ़ा था हम लोगों ने, शिफ्ट करके हम स्टेबल कार्बोकैटायन बना लेंगे। जब स्टेबल कार्बोकैटायन बना लेंगे तो उस स्टेबल कार्बोकैटायन के बगल वाले कार्बन से H निकाल के पॉसिबल एल्कीन बनाएंगे जो E1 रिएक्शन के प्रोडक्ट। इतना नोट करेंगे तो E1 रिएक्शन की कंडीशंस को हम लोग लिखेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन दिमाग में रखना है E1 रिएक्शन SN1 वाली सारी कंडीशन यहां पर लगेगी। देखते हैं बेटा यहां पे क्या लिखा है, पहले समझिएगा। पहले पार्ट में हम लोग बात कर रहे हैं E1 रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होनी चाहिए, तो आपको SN1 वाली याद आनी चाहिए। देखिएगा, इट इज 2 स्टेप मैकेनिज्म, अभी पढ़ाया, इन विच फर्स्ट स्टेप इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बिल्कुल सही बात लिखी है, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं। दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड लिखा है और साथ में सबस्ट्रेट लिखा है। ये क्यों लिखा है अभी आगे बात करेंगे, कि आपने एल्किल हैलाइड के साथ और कुछ भी ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यानी कि एल्किल हैलाइड का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा E1 ज्यादा होगा, और ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा कार्बोकैटायन कितना ज्यादा स्टेबल होगा। तो इन दोनों पे डिपेंड करेगा, बेस की कंसंट्रेशन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या चीज पॉसिबल है? रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यानी आप रीअरेंजमेंट कितनी बार भी करा सकते हैं। रीअरेंजमेंट करा के स्टेबल कार्बोकैटायन बनाइएगा, उसके बाद आप एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे अभी बताएंगे। रेट ऑफ E1 रिएक्शन
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग टेंडेंसी ऑफ लीविंग ग्रुप। मतलब आई लगाए, अभी आगे क्लियर हो जाएगा तो आसानी से निकलेगा। बी आर थोड़ा मुश्किल, सी एल थोड़ा मुश्किल, और आई और एफ तो सबसे बेकार है। तो लीविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा, लेकिन ये हम कब यूज करेंगे, जब क्वेश्चन में, ये आप नोट कर लेंगे, अलग अलग लीविंग ग्रुप दिए। ये मैंने SN1 में भी लिखवाया। जब क्वेश्चन में अलग अलग लीविंग ग्रुप लगे होंगे तो लीविंग टेंडेंसी देखेंगे। लीविंग ग्रुप सेम लगा होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखेंगे। अगला, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, एक नया टर्म है सेडजेफ एल्कीन, यानी मोर स्टेबल एल्कीन, मोर एल्किल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। एल्किल सब्स्टिट्यूटेड का मतलब ज्यादा एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ E1 रिएक्शन। यानी कहा जाता है कि E1 रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट सेडजेफ एल्कीन होता है। आप कहेंगे सर अपने को कैसे पता चलेगा कि सेडजेफ ने क्या बोला। एक बात ये बताइए, सेडजेफ का मतलब है मोर स्टेबल एल्कीन। एल्कीन स्टेबल कब होती है, जो आपको पता है। पहला, रेजोनेंस स्टेबलाइज एल्कीन है तो बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, वरना हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट आता है। दो चीजें एल्कीन की स्टेबिलिटी को डिफाइन करती हैं। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, मान लो ये दो प्रोडक्ट हमारे बने, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन है। इस एल्कीन के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो क्या ज्यादा एल्किल ग्रुप लगे, यानी मोर एल्किल सब्स्टिट्यूटेड है, तो हम बोलेंगे ये मोर स्टेबल एल्कीन होगी। और मोर स्टेबल एल्कीन होगी तो हमारी रिएक्शन का ये क्या कहलाएगा, मेजर प्रोडक्ट, जिसे हम बोलेंगे सेडजेफ एल्कीन। क्यों, कितने अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है डबली बॉन्डेड कार्बन के रिस्पेक्ट में, 3 3 6 और 3 9 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है। इसमें अगर बात करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो डबली बॉन्डेड कार्बन के रिस्पेक्ट में केवल ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, यानी एक अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। तो क्या यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा, यानी ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये हमारा माइनर। आपको एक बात याद रखनी है, जब कभी भी आप नोट कर लीजिएगा एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात आएगी तो आप हमेशा रेजोनेंस स्टेबलाइज एल्कीन को सबसे ज्यादा तवज्जो देंगे और उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन वाली एल्कीन। क्लियर है बात। रेजोनेंस स्टेबलाइज में बस आपको एक बात याद रखनी है कि जो एल्कीन बने वो बस एंटी एरोमेटिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एंटी एरोमेटिक वाली अनस्टेबल है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इस चीज को आप अलग से साइड में लिख सकते हैं। इसका मतलब जब भी हम एल्कीन बनाएंगे और एक से ज्यादा एल्कीन बनेंगी तो हम उस एल्कीन को E1 रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बोलेंगे जिस एल्कीन में ज्यादा एल्किल जुड़े होंगे, क्योंकि ज्यादा एल्किल जुड़े होंगे तो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा तो ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। और बेसिकली ये एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए किया जा रहा है, इसलिए लिखा गया है मोर स्टेबल एल्कीन। ठीक है, अगला पॉइंट है, इधर आते हैं। आपको ये नोट भी कर लेना है अपनी कॉपी में, ध्यान से। फैक्टर्स फेवर इन E1 रिएक्शन, जैसे SN1 में पहला, जो हमारा एल्किल हैलाइड है वो 3 डिग्री है तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन देगा, 2 डिग्री और 1 डिग्री, यानी 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, यानी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जल्दी E1 देगा, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 1 डिग्री। दूसरा, अगर हमारा एल्किल हैलाइड है, जैसा मैंने पीछे बोला था, लीविंग ग्रुप अगर अच्छा लगा है तो जल्दी कार्बोकैटायन बन जाएगा, तो इसका मतलब RI जल्दी देगा, RBr कम, फिर RCl उससे कम, RF सबसे कम, क्योंकि I माइनस की लीविंग टेंडेंसी अच्छी होती है। ठीक। तीसरा, बेस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था, यानी वीकर बेस लेके भी काम चल जाए। आप स्ट्रॉन्गर भी ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन इसलिए लिखा गया है वीकर बेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कैसा सॉल्वेंट होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, क्योंकि पोलर प्रोटिक SN1 की कंडीशन में भी था। पोलर प्रोटिक का मतलब ऐसा सॉल्वेंट यदि वाटर की तरीके, अल्कोहल की तरीके, एक्वस KOH की तरीके, अल्कोहलिक KOH की तरीके, अल्कोहलिक KOH है, या NaNH2 ले लेंगे वाटर के साथ, इसका मतलब है H+ देने की क्षमता होनी चाहिए। क्यों पोलर प्रोटिक होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा पहले स्टेप में एल्किल हैलाइड टूटता है तो कार्बोकैटायन और हैलाइड आयन जो बनता है उसमें हैलाइड आयन को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट पकड़ के रखता है, तो अगर वो घेर लेगा तो वो वापस से जुड़ के वापस नहीं जा सकता।
जुड़कर वापस नहीं जा सकते, इसलिए क्योंकि अगर जुड़ के वापस चले गए तो रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए हम कैसा सॉल्वेंट लेते हैं, पोलर प्रोटीन। और दो, क्योंकि एलिमिनेशन कराना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या देखकर पता चलेगा कि इवन होगी या नहीं होगी, हाई टेम्परेचर, यानी वहां पे डेल्टा का निशान मिलना ही चाहिए। डेल्टा नहीं मिला तो SN1 हो जाएगा, डेल्टा मिलेगा तो इवन। यहां तक तो क्लियर। अब यार तुमसे पूछा जाएगा कि हम क्वेश्चन कैसे करें, क्वेश्चन कैसे करें, सुनिएगा बात को बड़े गौर से। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एल्किल हैलाइड कंडीशन तो आपको पता ही, जो दिया उससे R प्लस बनाओ, क्या बनाओ, कार्बोकैटायन बनाओ। कार्बोकैटायन जब बनाए तो कार्बोकैटायन आपको बनाना है स्टेबल, क्या, स्टेबल कार्बोकैटायन। अगर रीअरेंजमेंट कराना हो, मैं यहां लिख दे रहा हूं और आप ऐसे ही लिखिएगा अपनी कॉपी में, रीअरेंजमेंट कराना हो तो करा लो, मतलब H माइनस PH माइनस CH3 माइनस शिफ्ट करना है तो शिफ्टिंग कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट करके मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बना देते हैं। ठीक, उसके बाद C प्लस के बगल वाले कार्बन से कार्बोकैटायन जो भी बना है उसके बगल वाला कार्बन, याद रखना दोस्त, बगल वाले कई सारे हो सकते हैं, बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाकर, क्या, हाइड्रोजन हटाकर पॉसिबल एल्कीन बनाओ। तरीका सुनिए, एल्किल हैलाइड मिला, X माइनस हटाया, कार्बोकैटायन बन गया। कार्बोकैटायन हमें लगा कि अगर हम शिफ्टिंग करा दें, रीअरेंजमेंट करा दें तो रीअरेंजमेंट करा के और स्टेबल हो सकता है। मैंने क्लास में रीअरेंजमेंट आपको पढ़ाया है, क्या 1,2 शिफ्टिंग भी होती है, बोलो बेटा, वहां पर H माइनस निकल सकता है, PH माइनस निकल सकता है, CH3 माइनस निकल सकता है। और आपको याद रखना है कि जब भी आप रीअरेंजमेंट कराएंगे तो सबसे पहले H माइनस भागता है, याद रखना दोस्त, यहाँ पे अगर ना समझ में आए तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, H माइनस पहले भागेगा, उसके बाद PH माइनस और सबसे लास्ट में CH3 माइनस। ये आपको शिफ्टिंग में ध्यान रखना है, जब भी आप शिफ्टिंग कराएंगे पहले अगर H माइनस निकाल लोगे, अगर है तो H माइनस निकाल लो, फिर PH माइनस और फिर CH3 माइनस सबसे बाद में। अगर H माइनस नहीं है तो CH3 माइनस ही हटाना पड़ेगा। रीअरेंजमेंट करा के स्टेबल कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन जब बन गया तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ, तो जैसे बगल से हटाओगे तभी माइनस आएगा। अब जितने कार्बन पे बगल में, जितने भी कार्बन हो, मान लो एक से ज्यादा भी हो, मैं यहां लिख दे रहा हूं, सबसे हटाओ और हटाकर पॉसिबल एल्कीन बना लो। कौन सी एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी, सेटजेक वाली। कैसे पता चलेगा, ज्यादा एल्किल सब्स्टिट्यूटेड होनी चाहिए, है ना, अल्फा हाइड्रोजन से तुम चेक कर लो। इतनी बात अगर याद रखोगे तो इवन रिएक्शन में एल्किल हैलाइड का सवाल आपसे गलत नहीं होगा। इतना काम करिए तो मैं कुछ सवाल आपको करता हूं। चलते हैं बेटा, सवालों पे आते हैं। अब हमें वहां कोई ना कोई बेस दिया होगा, 3 प्रकार का बेस यूज किया जाता है। एल्कोहलिक KOH लेते हैं, आप किनारे नोट कर सकते हैं, एल्कोहलिक KOH लिया जाएगा, NaNH2 लिया जाता है या KNH2 लिया जाता है। ये बेस जनरली यूज किए जाते हैं, तो कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं। हम अपने बेसिक पे रहते हैं, हमें करना है क्या, मैंने बोला सबसे पहले जो एल्किल हैलाइड हमें दिया है उसका Cl हटा के कार्बोकैटायन बनाए। तो ये Cl हटाइए, सवाल आपने नोट ही कर लिया होगा। Cl अगर आप हटाएंगे
तो बनेगा CH3 C CH3। तरीका देखिएगा दोस्तों, CH3 CH प्लस CH। एक कार्बोकैटायन ये बना, पहले कार्बोकैटायन बना ली। उसके बाद क्या ये बताओ, अगर इस कार्बोकैटायन की मैं बात करूं तो क्या ये रीअरेंज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो क्या हमें यहाँ पर इस कार्बोकैटायन को 2 डिग्री से अगर 3 डिग्री में बदलना है तो क्या हमें मिथाइल को शिफ्ट कराना पड़ेगा, यानी CH3 माइनस शिफ्ट कराएंगे। तो यहां से अगर CH3 माइनस की तरीके निकलेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ देगा और यहां मिलेगा। तो हमारा कार्बोकैटायन ये ना होकर हो जाएगा CH3 C CH3 यहां प्लस CH CH3 CH। क्लियर है बात? अब हमको एल्कीन बनानी है, पॉसिबल एल्कीन बनानी है। क्या बोला था? कार्बोकैटायन के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है। सुनिएगा, इस कार्बोकैटायन के बगल वाला हाइड्रोजन कौन कौन है? अगर मैं ये हाइड्रोजन निकालता हूं जिसको मैंने गोला लगाया, तो क्या यहां पर इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, यानी हमारा एल्कीन बनेगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 CH। ये बनेगा बेटा। दूसरा, अगर मैं बगल वाले कार्बन का मतलब, अगर मैं इस कार्बन का हाइड्रोजन ले लूं तो ये भी तो इसके बगल में है। अगर मैं इस हाइड्रोजन को निकालता हूं, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, यानी कि हमारा दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है CH2। ये CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड C CH3 CH CH3 CH। दो एल्कीन बन गए बेटा, पॉसिबल एल्कीन बना लेंगे। अब अगर पॉसिबल एल्कीन बन गई तो ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी होगी? तो आप देख सकते हैं इस डबल बॉन्ड के अराउंड एल्कीन में ज्यादा एल्किल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगे, यानी कि 12 अल्फा हाइड्रोजन लगे। इसका मतलब ये एल्कीन हमारा मेजर प्रोडक्ट होगी, या इसी को बोला जाता है सेडजेफ एल्कीन या सेडजेफ प्रोडक्ट। जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो सेडजेफ प्रोडक्ट, और ये एल्कीन किस में चली जाएगी? माइनर। माइनर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मेजर एक से। ये बात आपको याद है, तो तरीका आपकी समझ में आ रहा है। यहां आते हैं, तो यहां हमने क्या शिफ्ट कराया था? CH3 माइनस। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं CH3 माइनस को शिफ्ट कराया है, तब जाके ये बना, है ना। यहां अगर इस सवाल में मैं बात करूंगा तो क्या मैं यहीं पे कर सकता हूं? अगर मैं इस सवाल में बात करूं तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया हो, इस Cl को मैं हटा दूं तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? ये कार्बोकैटायन बनेगा। बोलो, अब अगर ये कार्बोकैटायन बना तो क्या इससे स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है? सवाल समझिएगा। अच्छा, एक बात और है, इस कार्बोकैटायन से एल्कीन भी बनाई जा सकती है और एल्कीन्स भी बन सकती हैं। कैसे? अगर मैं इस कार्बोकैटायन को कंसीडर करता यहाँ पर, तो माइनर में मैं इस कार्बन के H को भी निकाल सकता था, इस H को भी मैं निकाल सकता था। तो अगर आप इसको निकालते तो और पॉसिबल एल्कीन में माइनर में एक और आप बना लीजिए, क्योंकि पेपर में पूछ सकता है। वैसे मेजर ही पूछा जाता है, फिर भी मैं माइनर बता रहा हूँ। CH3 और यहाँ होगा CH डबल बॉन्ड CH। ये भी हमारा कैसा प्रोडक्ट होगा? माइनर होगा। आप देख रहे होंगे अल्फा हाइड्रोजन 0 है ना। यहाँ आते हैं, कार्बोकैटायन बन गया। अब हम इसमें क्या करा दें? शिफ्टिंग। और किसकी शिफ्टिंग कराएंगे? H माइनस, क्योंकि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी, H माइनस भी निकल सकता है और CH3 माइनस। तो हम यहाँ से H माइनस को अगर शिफ्ट कराएं तो कार्बोकैटायन फाइनली बनेगा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और इससे क्योंकि H मिला है तो ये CH2 और ये CH, ये बनेगा। अब बेटा हमें पॉसिबल एल्कीन बनानी है। पॉसिबल एल्कीन बनानी है तो हम इन दोनों के रिस्पेक्ट में बनाने का प्रयास करें। अगर मैं, देखिएगा बहुत गौर से,
अगर मैंने ये शिफ्टिंग कराई है, मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूं, जो बचेगा फिर देखेंगे। इसके रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो क्या मैं अगर यहां से हाइड्रोजन निकाल लिया, बगल वाले कार्बन से निकालना है तो इसके बगल का कार्बन ये, इससे मत निकाल देना। बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाले तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड अगर आया तो बनेगा CH3 C, CH3 डबल बॉन्ड C H C। एक तो ये है, दूसरा मैं H इस बगल वाले कार्बन से निकाल दूं, तो अगर मैं इससे निकालता हूं तो हमारी दूसरी एल्कीन बनेगी CH2। जहां से निकालोगे उनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड C, CH3 CH2 CH, है ना। बाद में बात कर लेंगे। यहां आते हैं दोस्तों, अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करता हूं, समझना, तो अगर आपने यहां से H हटाया तो सुनिएगा, यहीं से H हटा दिया तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, और अगर डबल बॉन्ड आएगा तो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH, यही प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर आपने इस कार्बन से H निकाला तो इसका H अगर लिया तो CH डबल बॉन्ड क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ C CH CH3 CH3। तो मैं अगर दूसरा प्रोडक्ट लिखूं और इससे भी H निकाल लूं तो एक प्रोडक्ट मैं और लिख सकता हूं, वो ये है CH3 CH CH। इसको मैं CH CH3 एक साथ लिखा, CH डबल बॉन्ड CH। वो चीज लिखो जो बनेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट जो है वो यहाँ बना नहीं। आपके इनमें मेजर कौन होगा, डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन अल्फा कार्बन होते हैं, 3 3 6 3 9, अल्फा हाइड्रोजन 9, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर बॉन्ड। यहाँ डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाले कार्बन ये 3 और 2 5, अल्फा हाइड्रोजन 5, ये देखना आपको आना है। डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन ये, तो केवल एक ही हाइड्रोजन है, यानी अल्फा हाइड्रोजन 1, सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसमें है। तो क्या ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, या उसी को हम लोग सेडजेफ प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, और ये दोनों किसमें चले जाएंगे, माइनस। यहां तक पॉसिबल एल्कीन बना दे। यहां आते हैं तो इसकी अगर बात करें तो जरा देखिएगा, Cl हटाते हैं तो जैसे ही Cl हटाए यहां CH3 है और एक H, ये पॉजिटिव, ये हमारा पहला कार्बोकैटायन बन गया। अब अगर ये कार्बोकैटायन यहां पहुंच जाए तो क्या ये 3 डिग्री बन जाएगा। तो अब हम कराएंगे H माइनस शिफ्ट, तो अगर H माइनस शिफ्ट कराएंगे तो ये H इसे मिलेगा, और मिलते ही इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। बोलो, अब इस कार्बन के बगल वाले कार्बन ये हैं जिनके पास हाइड्रोजन। अब हमें एल्कीन बनाना, ये 2 कार्बोकैटायन हमारे पास है, पॉसिबल बनानी। अभी मैं अगर इसके रिस्पेक्ट में बनाऊं तो ये पॉजिटिव चार्ज है, और अगर ये हाइड्रोजन निकलता है, देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे रेड के निशान से बनाऊं, ये दोनों सिमेट्रिकल है तो किसी भी एक से निकाल सकते हैं। ये हाइड्रोजन अगर निकालते हैं तो हमारा पहला एल्कीन का फॉर्मेशन होगा वो ये होगा, यहाँ पे CH3 होगा और ये डबल बॉन्ड है ना। इधर से निकालोगे तो इधर आ जाएगा बातें। दूसरा, अगर मैं यहां से H को निकालता, तो अगर यहां से मैंने H निकाला तो इसका सीधा सा मतलब है इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो अगर डबल बॉन्ड आएगा तो रिंग के बाहर जाएगा डबल बॉन्ड, यानी दूसरा प्रोडक्ट बनेगा डबल बॉन्ड CH। ये इधर आते हैं, अगर आपने H यहां से निकाला, सुनिएगा, तो क्या यहां डबल बॉन्ड आएगा और ये प्रोडक्ट रिपीट हो जाएगा। लेकिन इस केस में एक पॉसिबिलिटी है, बगल का कार्बन ये भी, यहां से अगर आपने H निकाला तो डबल बॉन्ड इन 2 कार्बन के बीच में आएगा, यानी एक तीसरी एल्कीन। ऑल पॉसिबल एल्कीन बनाना है दोस्त, बेसिक बात याद रखेंगे, कार्बोकैटायन के बगल से H निकाल सकते, ये CH3 रहेगा और यहाँ डबल बॉन्ड, यही तो मतलब होगा इनके बीच में। ठीक है, आते हैं अल्फा हाइड्रोजन पकड़ते हैं। यहां पर अगर बात करें तो ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, इनके रिस्पेक्ट में 1 2 यहाँ पर
डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल में ये 2 4 और ये 3 7, यानी अल्फा हाइड्रोजन 7। क्या डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल में जो एल्किल अटैच हैं उनके हाइड्रोजन ऐड करते हैं। यहां से ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, इनके बगल में 2 यहां पर है और 2 यहां, यानी अल्फा हाइड्रोजन 4। यहां आते हैं, ये डबली बॉन्डेड कार्बन, इनके बगल में ये दोनों हाइड्रोजन और एक ये, यानी अल्फा हाइड्रोजन 3। तो भाई साहब 7 वाला जो है, यानी कि ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा और ये दोनों किस कैटेगरी में चले जाएंगे, माइनर। आपको याद रखना है, कार्बोकैटायन बना लेना है, उससे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने के लिए रीअरेंजमेंट कराना हो करा लीजिए, फिर जो कार्बोकैटायन बने उनसे पॉसिबल एल्कीन बना लीजिए। जो पॉसिबल एल्कीन आप बनाएंगे जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन हो, वही हमारी मेजर प्रोडक्ट। उधर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर मैं बात करूंगा तो जरा बताइएगा, यहां से अगर मैं Cl को हटाता हूं तो Cl को हटाने से यहां आएगा CH3 CPH CH प्लस C। ये मेरा पहला कार्बोकैटायन बना है। अब क्या ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है? तो तुम कहोगे अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाए बगल वाले कार्बन पे, तो पीएच का मतलब क्या यहां पर बेंजीन रिंग अटैच है, बोलो। और अगर बेंजीन रिंग है तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आते ही वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगी। तो अब मैं अगर बात करूंगा तो मैं यहां से शिफ्ट किसको करूं, मेथिल को या एच को? तो मैंने बताया था जब भी शिफ्टिंग की बात आएगी तो सबसे ज्यादा अगर शिफ्टिंग की बात करेंगे सबसे पहले H- को करते हैं, फिर PH- और फिर CH। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो H- को शिफ्ट, तो H- को अगर आप शिफ्ट करेंगे, उसमें भी PH- और CH3 में कुछ कंफ्यूजन है तो वो अभी क्लियर हो जाएगा। H- को अगर आपने शिफ्ट किया तो मैं बोल रहा हूँ H- को शिफ्ट करो। तो जैसे ही आपने शिफ्ट किया बनेगा CH3C, यहां पर पीएच है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज CH2 CH। ये कार्बोकैटायन बना, ये 2 कार्बोकैटायन हमारे सामने बना, हमें इनसे एल्कीन बना। पहले हमने जिसको शिफ्ट किया, इतनी मेहनत की, उससे एल्कीन बना। पॉजिटिव चार्ज यहां आया, बगल वाले कार्बन से यानी इससे अगर हाइड्रोजन निकालता हूं तो पहली एल्कीन बनेगी CH3 CPH डबल बॉन्ड CH C। ये पहली एल्कीन। दूसरी पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन के बगल वाला कार्बन ये, इससे अगर मैं एक H निकालता हूं तो यहां बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C PH CH2 CH। ये दूसरी एल्कीन। पहले कार्बोकैटायन ये बना, बोलो भाई अगर मैं इस H को निकालता तो यहां डबल बॉन्ड आता और यही प्रोडक्ट रिपीट कर जाता, बोलो बेटा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं इस कार्बन के बगल वाला से हाइड्रोजन हटाऊंगा तो डबल बॉन्ड बिल्कुल बाहर आएगा, यानी बनेगा CH3। ऑल पॉसिबल की बात कर रहे हैं, यहां आएगा PH, ये CH होगा और डबल बॉन्ड बिल्कुल बाहर चला जाएगा, CH डबल बॉन्ड। ठीक, आते हैं, क्या ये डबल बॉन्ड जो है इसमें रेजोनेंस से स्टेबलाइज है? ये डबली बॉन्डेड कार्बन के रिस्पेक्ट में 3 और 3 6, बगल वाले कार्बन के हाइड्रोजन लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन 6 जो हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहां आते हैं, डबल बॉन्ड रिंग के साथ है, रेजोनेंस हो रहा है, डबली बॉन्डेड कार्बन के बगल में 2 हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन 2, यानी हाइपर कंजुगेशन पहले वाले से कम हो। नीचे आते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड, यानी कोई रेजोनेंस नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन में केवल एक अल्फा हाइड्रोजन यूज हो। तो जरा मुझे इतना बता दीजिए कि अगर मैं यहां पर बात करने आऊंगा तो मैं बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी होगी? ये पहली वाली, यानी ये हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, जिसे सेटजेफ एल्कीन भी बोलते हैं। इधर आते, तो बेसिक बात याद रखनी,
जितने कार्बोकेटाइन बना सकते हो उनसे पॉसिबल एल्कीन पूछेगा तो बनेंगे। यहां तक इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। यहां अगर बात करेंगे तो आप पहले Cl हटा दीजिए, Cl हटते ही ये डबल बॉन्ड, यहां CH3 और इस कार्बन पे पॉजिटिव, यहां H है ना। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाए तो 2 डिग्री से 3 डिग्री भी हो जाएगा और रेजोनेंस से स्टेबलाइज भी हो जाएगा। तो हम यहां पर शिफ्टिंग किसकी करेंगे, आप बुद्धि लगाएंगे तो काम कर लेते। H माइनस का शिफ्ट, H माइनस अगर शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा जरा देखिएगा, ये डबल बॉन्ड होगा, यहां CH3 होगा और इस कार्बन पे अब क्या आ गया पॉजिटिव, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस है और मेथिल का हाइपर कंजुगेशन भी आसानी से मिलता है। ये 2 कार्बोकेटाइन है जिसको हमने शिफ्ट करके बनाया है, उसके रिस्पेक्ट में बात पॉजिटिव चार्ज है, 2 डबल बॉन्ड अगल बगल तो नहीं आ सकते, तो हम डबली बॉन्डेड कार्बन का हाइड्रोजन कंसीडर नहीं करते। अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन आपको नीचे दिख रहा है तो डबल बॉन्ड यहां है, यानी हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा डबल बॉन्ड और C, ये पहला। दूसरा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और मैं यहां पे इस H को निकाल, ये बगल के कार्बन का H है, इसको अगर मैं निकालता तो डबल बॉन्ड रिंग के बाहर जाए, डबल बॉन्ड C, ये बनेगा। इसके पास आते हैं, अगर यहां बात की जाए तो जरा बताइएगा, ये H है, सुनिएगा, अगर मैं यहां से H निकालता हूं, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां से H निकालता हूं, ये वाला H, तो क्या डबल बॉन्ड यहां आएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है। और अगर मैं ये कार्बन से H निकालता हूं, ये भी तो है यहां, इससे अगर H निकालता हूं तो एक नई एल्कीन मुझे मिलेगी। आपको लगेगा दोनों, इधर देख लीजिए, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और यहां पे ये 3 प्रोडक्ट आपको दिखेंगे, ठीक है। अगर बात की जाए तो तीनों प्रोडक्ट की खासियत ये है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड रेजोनेंस सब में इन्वॉल्व आते हैं। बात कर लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इस रिंग के रिस्पेक्ट में 3 और 2 5, बोलोगे, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 5 माने, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट का हाइड्रोजन जो होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा और वो हाइपर कंजुगेशन करता है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इनके रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो 2 और 2 4, यहां डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में केवल एक H ये मिले क्योंकि ये तो बाहर चला गया, तो अल्फा हाइड्रोजन 1, सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ है, यानी ये हमारा मेजर प्रोडक्ट के लिए आपको हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस का सहारा लेना। इतना काम अगर आप कर लेंगे दोस्त तो इवन रिएक्शन में एल्किल हैलाइड के सवालों को आसानी से कर सकते हैं। शिफ्टिंग कराते समय एक बात याद रखना, अगर कभी कंफ्यूज हो जाना, सोच लो, बहुत लोग कहेंगे कि अगर हम भूल गए, मान लीजिए कि हमें किसको शिफ्ट करना है, एक बात मुझे बताओ, बेसिक बात है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन माना है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज अगर मैं यहां ले आता हूं तो फायदा क्या क्या होगा। अगर मैं H माइनस हटाता तो पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में होता और मेथिल का हाइपर कंजुगेशन भी। तो जब हमें पीएच और मेथिल दोनों से फायदा है तो हम किसको हटाएंगे, H माइनस को, बात खत्म। कल को अगर पीएच और CH3 होता तो हमें पॉजिटिव चार्ज यहां लाना है तो हमें मजबूरन मेथिल हटाना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा केस नहीं। इवन यहां समाप्त नहीं हुआ, अगले लेक्चर में इवन रिएक्शन बेसिकली डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में काम आती है, तो हम लोग इवन रिएक्शन का अगला पार्ट पढ़ेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, वो अगले लेक्चर में है। आज के लेक्चर का इतना काम आपको करके रखना है, तरीका करके रखना है, तो वहां पर केवल हैलोजन की जगह पे OH आ जाएगा और वाटर निकलेगा। अभी तक HCl निकल रहा था, अब वाटर निकलना शुरू हो जाएगा।
तो ये बात अगले लेक्चर की है, अभी के लिए इतनी बात याद है।